नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लूसेंट को कैसे पढ़ें। लूसेंट इतनी लोकप्रिय बुक है कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे आपके पास यह ज़रूर होगा, लेकिन फिर भी आप इसके जो पूर्ण बेनिफिट है उसको आप नहीं ले पा रहे होंगे। और लूसेंट का ही बदौलत है फ्रेंड कि मैंने आपको बताया है कि अभी मैं रेलवे में हूँ और रेलवे से पहले मैंने 8-10 एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। और एक जहाँ पर मैं ग्रुपिंग जाता था, 300 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें मैं हमेशा सेकंड थर्ड आता था। तो लूसेंट ही था जो मेरे लाइफ को चेंज किया। तो मैं कैसे लूसेंट पढ़ता था, मेरे पढ़ने का क्या तरीका था, तो आज हम इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं। तो मैं देखिए जनरली 3 बुक को मैं यूज करता था अपने लाइफ में। एक तो है लूसेंट का सामान्य अध्ययन, यह बुक, और यह लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, और तीसरा जो बुक है वह स्पीडी है। तो सबसे पहले अगर आप अभी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट का सामान्य अध्ययन, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पढ़ना है, लूसेंट का सामान्य अध्ययन और स्पीडी आपको पढ़ना चाहिए अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पीडी को स्किप कर देना चाहिए और लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना चाहिए। बिहार दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और लूसेंट और स्पीडी तीनों आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर मैं कैसे पढ़ता था। तो जो मेरा पढ़ने का तरीका था फ्रेंड, मैं पहले एक टास्क सेट करता था। जैसे मैं पहले यह डिसाइड करता था कि आज का दिन है वह मुझे क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि लूसेंट में एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि प्राचीन भारत है, वह प्राचीन भारत कितने पेजों में है लूसेंट में। तो प्राचीन भारत में मैंने देखा कि 24 टॉपिक हैं और ये अराउंड कितने पेजों में है, तो 15 से 20 पेजों में है। और 24 टॉपिक को मैंने देखा कि मैं एक दिन में 3 से 4 टॉपिक मैं अगर पढ़ सकता हूं मेरे अपने क्षमता के अनुसार, अगर मैं एक दिन में 4 टॉपिक पढ़ सकता हूं, 5 टॉपिक पढ़ सकता हूं, तो उसके अनुसार से मैं पढ़ाई शुरू करने से पहले ही मैं यह माइंडसेट सेट करके बैठता था कि हाँ, मुझे एक दिन में 4 टॉपिक से कम नहीं पढ़ना है। 4 टॉपिक को बिना कंप्लीट किए हुए मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा पहले से डिसाइडेबल होता था। तो आप यह कीजिए कि जब आप पढ़ने बैठिए तो एक टास्क सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जब तक अपना लक्ष्य नहीं निर्धारण करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ को उतना अच्छे तरीके से अचीव नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप अपने पढ़ाई को शुरुआत करें, जिस दिन भी आप, जिस रोज भी, मैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, जिस प्रतिदिन आप अपने पढ़ाई को स्टार्ट करें उस दिन आप अपना एक गोल सेट कर लें कि हाँ, मुझे आज इतने टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। जब तक यह टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं अपना आज पढ़ाई सेट नहीं करूंगा। और किसी भी प्रकार से अपना रूटीन आप फॉलो नहीं करें। रूटीन इसलिए नहीं फॉलो करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि आज आपने 2 बजे से 3 बजे तक अपना ये हिस्ट्री के लिए रखा, और लेकिन आपको 2 बजे से 3 बजे तक अगर आपका कोई काम पड़ जाता है तो आपका रूटीन फेल हो जाएगा। तो आप यह सोचिए कि जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं संपूर्ण समय पढ़ाई पर ही दूंगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने यह डिसाइड किया कि मुझे आज 4 टॉपिक पढ़ना है। जैसे आज मुझे पढ़ना है प्राचीन भारत में, आपको पढ़ना है इतिहास के स्रोत पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है। मान लीजिए आपने 4 टॉपिक को डिसाइड किया, या आप शुरुआत में 2-3 टॉपिक भी रख सकते हैं। तो 4 टॉपिक का आपको पढ़ना कैसे है, जैसे मैं पढ़ता था तो उसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, तो एक नज़र में जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको एक पैनी नज़र से आप पढ़ लीजिए। शुरू में धीरे धीरे पढ़िए, समझ कर पढ़िए, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है एक पेन रखिए और उस पेन से आप जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा उसको नोट डाउन करते चलिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि ऋचिकाओं के क्रमभित ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे हाईलाइट कर दूंगा, और जो चीज़ मुझे समझ में आ रहा है उसको मैं हाईलाइट नहीं करूंगा। जैसे अगर मान लीजिए कि इसके पढ़ने वाले को हेतु कहा जाता था तो मैं इसको हाईलाइट नहीं करूंगा, इसको छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा कि जब मैं इसको दोबारा रिवीजन करने आऊँगा तो मुझे पता रहेगा कि किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस चीज़ पर कम ध्यान देना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक नज़र में यहाँ से लेकर के ऋग्वेद की जितनी भी टॉपिक है उसको मैं एक बार ऋग्वेद तक पूरा देख लूँगा। यजुर्वेद और सामवेद छोटे छोटे टॉपिक हैं, यानी कि एक बार में मैं जितना देख सकूं उतना देख लूँगा। तो यजुर्वेद और सामवेद को मैं एक बार में देख लूँगा। फिर अथर्ववेद थोड़ा लंबा है तो अथर्ववेद को मैं एक बार में देख लूँगा।
यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत को मैं 2 से 3 खंडों में बांट लूँगा और 2 से 3 खंडों में बांट करके मैं एक बार में इतना पढ़ूंगा। फिर उसके बाद क्या करूँगा कि इस चीज़ को जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा था उसको मैं पुनः इस चीज़ को पढ़ने का कोशिश करूँगा और मेन ध्यान मेरा होगा वह हाईलाइट किए हुए चीज़ों पर होगा। और उसके बाद जो हाईलाइट किए हुए चीज़ें होंगे उसको मैं 2 से 3 बार रिकॉल कर लूँगा। उसके बाद यही चीज़ मुझे यहाँ भी करना है और यही चीज़ यहाँ भी करना है। और जब यह टॉपिक मेरा स्टार्ट ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह टॉपिक ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर यह जा करके टॉपिक ख़त्म हो जाता है, तो मैं एक बार क्या करूँगा कि ये जो पूरे टॉपिक है इसको मैं बुक रख कर अपने मन में ऐसे सामने बुक रख लूँगा और उसके बाद मैं इन सारे टॉपिक को रिकॉल करने का अपने मन में प्रयास करूँगा। जैसे मैं यह प्रयास करूँगा कि ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता था, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ थे, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, ऋग्वेद के कितने मंडल में पुरुष सूत्र का वर्णन है, ये सारे चीज़ मैं अपने सामने बुक रखकर, और बुक पर मैं फोकस नहीं करूँगा, आपको बुक पर फोकस नहीं करना है और अपने मन में इन सारे चीज़ों को रिकॉल करना है। अब रिकॉल करिए कि हाँ यह चीज़ें मैं दोबारा बोल पा रहा हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। यह दुनिया का सबसे परफेक्ट तरीका है फ्रेंड। किसी भी चीज़ को अगर आप बिना देखे हुए एक बार अगर आप बोल देते हैं तो यह आपके याददाश्त को जड़ से मजबूत कर देता है। एक बार आप किसी चीज़ को पढ़कर अगर आप बिना रिकॉल किए हुए चले जाएंगे और एक बार रिकॉल कर कर जाइएगा, इस दोनों में जो याददाश्त की जो क्षमता में मतलब मुझे लगता था जो चेंजिंग हो जाता है वह 100 गुना का चेंजिंग हो जाता है। सिर्फ आप 5 मिनट में उसको एक चाहिएगा तो दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिएगा, उस टॉपिक को आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में जाइए और लूसेंट के मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में आप वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़कर आए हैं, तो वैदिक सभ्यता के जो टॉपिक हैं उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने लूसेंट के बारे में, लूसेंट में आपको ये सारे चीज़ पहले से आप डीपली में पढ़ चुके होंगे, उसको आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप से सॉल्व कीजिए। जैसे मान लीजिए कि पूर्व ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है, तो पूर्व ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है आपने लूसेंट में पढ़ चुका होगा। उसके बाद आप उत्तर वैदिक काल के बारे में भी पढ़ चुके होंगे। तो जब आप पूर्व वैदिक काल को पढ़ेंगे तो आप सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल के बारे में क्या है, आप चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए रहते हैं वो उटपटांग नहीं दिए हुए रहते हैं। जैसे मैं इस ऑप्शन को आप देखिए, जैसे यह जो पहला नंबर ऑप्शन है ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं, तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को कहते हैं। जबकि दूसरा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, वह उत्तर वैदिक काल के बारे में है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता तो मैं इस प्रकार से पढ़ता कि ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को कहते हैं, लेकिन वहीं पर उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहा जाता है। उसके बाद जो भी ऋग वैदिक काल के बारे में जानकारियां मैंने लूसेंट के सामान्य अध्ययन से एकत्रित की थी, उस जानकारियों को मैं अपने मन में यहाँ पर दोहराऊंगा कि हाँ ऋग वैदिक काल के बारे में उत्तर वैदिक काल यहाँ से यहाँ तक के गैप था, और जो उसके बारे में एडिशनल जानकारियाँ थी, जैसे वहाँ के लोग क्या करते थे, जो जो उस रिलेटेड उस प्रश्न से है, मैं एक बार मन में रिकॉल कर लूँगा। फिर जब दूसरा प्रश्न आएगा उत्तर वैदिक काल को, तो ऋग वैदिक काल के प्रश्न जो आ रहे थे उसको मैं रिकॉल कर लूँगा। यानी कि आपको यह करना है कि जब आप इस बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे तो उस प्रश्न को सिर्फ ऑब्जेक्टिव रूप में एक एक प्रश्न को आपको सोल्व नहीं करते जाना है, एक प्रश्न को आप बुक में सोल्व करना है और 8 से 10 प्रश्न को आपको मन में रिकॉल करना है जो आपने लूसेंट से पढ़कर आए थे। और अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं फ्रेंड, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 2 से 3 महीने में अगर आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं आया तो आप हमें बताइएगा। आप 4 से 5 दिन इस ट्रिक को अपनाकर देखिए, मुझे आशा है कि आपकी लाइफ में जरूर परिवर्तन आया होगा। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो जरूर बताइएगा, और पसंद आई हो और इस ट्रिक को आजमाने के बाद अगर आपके लाइफ में कोई परिवर्तन आया हो तो 4 से 5 दिन लौटने के बाद इस वीडियो को एक लाइक जरूर मार दीजिएगा। अगर आपको अभी यह ट्रिक पसंद आई हो तो नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में फ्रेंड, और कैसे और कोई बुक को पढ़ना है अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो हमें बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।